प्रयास 3 स्टेट हाईवे का होगा उद्घाटन। बिहार पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में और 24 सितंबर को होगी वोटिंग। रांची में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ जेपीएससी की बैठक। सिविल सेवाओं की परीक्षा की तिथि तय करने पर होगी चर्चा। झारखंड में राज्य कर्मियों को मिली सौगात। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। और बिहार में बदला मौसम का मिजाज। पटना में सुबह सुबह रुक रुक कर बारिश, गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यवासियों को सौगात देने वाले हैं। पटना में पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार 3 बड़े स्टेट हाईवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक ने पंकज कुमार ने बताया कि बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा राज्य उच्च पथ संख्या 102 का उद्घाटन होगा, जो भोजपुर जिले में पड़ता है। इसकी लागत 504.208 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अमरपुर अकबर नगर SH85 का उद्घाटन भी होना है। इससे भागलपुर के अलावा मुंगेर बांका जिलों की यातायात में अत्यधिक सहायता सिद्ध होगी। घोघा पंजारा SH84 भागलपुर के साथ उदाकिशुनगंज वीरपुर SH91 का भी उद्घाटन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यवासियों को कौन कौन से सौगात दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह जैसा कि आपने बताया है कि 4 स्टेट हाईवे यानी कि 3 स्टेट हाईवे का उद्घाटन होगा और एक डबल डेकर जो पुल बनना है, फ्लाईओवर बनना है, उसका शिलान्यास होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन के 1 बजे वर्चुअल मीटिंग के द्वारा यूज कर सकते हैं कि वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा इसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री RK सिंह हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और दूसरी बात है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, फिर रेणु देवी और नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं, वो भी रहेंगे मौजूद। तो एक बहुत बड़ी सौगात है राज्य के लिए कि 3 प्रमुख जिले, एक तरफ भोजपुर, दूसरी तरफ बांका और तीसरा सुपौल वीरपुर जो आप कहते हैं, कि इन तीनों जिलों के जिले वासियों को एक दूसरे जिले से जुड़ने का ही मौका नहीं मिलेगा, बल्कि ये स्टेट हाईवे जो बना है जो उसको लेकर के अब वो एक दूसरे राज्य से भी आप कह सकते हैं कि संपर्क होने में सुविधा मिलेगी। जैसे जिस तरह से बिहिया वाली की सड़क है तो वो सीधे बक्सर की तरफ जाती है, फिर वो बांका वाली है वो उत्तर बिहार को जोड़ता है, और फिर किशनगंज है तो वो नेपाल की सीमा को जाने में सुविधा होगी। तो एक महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि हम राज्य में सड़कों की स्थिति ऐसी करना चाहते हैं कि राजधानी पटना से कहीं भी आने जाने में 5 घंटे से ज्यादा वक्त न मिले। तो उस योजना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है। निश्चित रूप से बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज राज्यवासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगात के रूप में भेंट करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सौगात आज राज्यवासियों को दे रहे हैं, इससे यातायात की व्यवस्था और भी ज्यादा सुगम हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यवासियों को सौगात देने वाले हैं, इस बात की चर्चा हमने आपसे की है। और पटना में पहले ही डबल डेकर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कुमार 3 बड़े स्टेट हाईवे का उद्घाटन करेंगे।
उल्टा बोल रही हूँ। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब ना के बराबर है, लिहाजा अब उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूलों के बाद अब धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। आज पटना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक के बाद बंद मंदिर को लेकर फैसला लिया जा सकता है। 5वें चरण के अनलॉक में सरकार ने सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने, सभी शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे तक और एक दिन के अंतराल पर खोलने, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में अब पूरी तरह क्षमता के साथ यात्रा करने की छूट दे दी गई थी, लेकिन धार्मिक स्थल पर अभी भी प्रतिबंध रखा गया था। लिहाजा धार्मिक स्थलों के अलावा पार्क और सामूहिक समारोह पर लगी पाबंदियों पर सबकी निगाहें टिकी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार बैठक की जाएगी और किन जगहों में छूट मिलने की संभावना है? देखिए सुरभि जी, लगभग 12 बजे के आसपास ये बैठक होने की संभावना है। इस बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री को राज्य में संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद वहां एक सहमति बनेगी। उस सहमति के बाद राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। उस बैठक में स्वास्थ्य सचिव के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और सभी बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। उस बैठक में कुछ जिला के डीएम भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में संक्रमण के हालात को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण जो सूत्रों से हमारी जानकारी है वो ये है कि इस बार की बैठक में अनलॉक 6 में धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, ये कंफर्म है। और उसकी समय सीमा कम होगी, प्रोटोकॉल के तहत होगा और लोगों का जो प्रवेश होगा वो नियंत्रित होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण वो ये है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जो छूट दी गई है उस छूट को और बढ़ाया जाएगा। स्कूल कॉलेज, आपको पता है कि स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो परीक्षा ली जानी थी, क्योंकि परीक्षाएं स्थगित की गई थी, तो यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को फिलहाल लेने का हो सकता है निर्देश दिया जाएगा। तो आज 12 बजे बैठक है, 1 घंटे तक यह बैठक चलती है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के द्वारा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही बैठक खत्म हो, जो निर्णय हो, हम उससे अपने दर्शकों को सबसे पहले अवगत करावें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक 6 को लेकर की जा रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक 12 बजे बुलाई गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी और धार्मिक स्थलों को खोलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव होंगे। कुल 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरण में वोटिंग होंगे। इसके अलावा बिहार में कब और कहां पंचायत चुनाव होंगे, इसकी भी जानकारी देते हैं। पहले फेज में 24 सितंबर की तारीख रखी गई है। 10 जिले 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे। दूसरे फेज में 29 सितंबर 34 जिलों में 48 प्रखंडों में चुनाव होंगे। तीसरे फेज की मतदान की तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 35 जिले और 50 प्रखंड में होंगे। चौथे फेज की बात करें तो 20 अक्टूबर की तारीख है। 36 जिले और 53 प्रखंड में चुनाव कराए जाएंगे। 5वें चरण में 24 अक्टूबर की तारीख है और 38 जिले 58 प्रखंड में चुनाव होंगे। इसके अलावा छठे चरण की बात करें तो 3 नवंबर के दिन 37 जिलों में और 57 प्रखंडों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7वें चरण में 15 नवंबर की तारीख रखी गई है। 37 जिले और 63 प्रखंडों में चुनाव होंगे। 8वें चरण में 24 नवंबर और 36 जिलों में, इसके अलावा 55 प्रखंड में चुनाव कराए जाएंगे। 9वें चरण की बात करें तो 29 नवंबर की तारीख है। 35 जिलों में और 53 प्रखंडों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10वें चरण में 8 दिसंबर की तारीख है। 34 जिले और 53 प्रखंड और अंतिम यानी कि 11वें चरण की बात करें तो 12 दिसंबर की तारीख है। 20 जिलों में चुनाव होंगे और 38 प्रखंडों में भी।
इसके अलावा पहले चरण में कहां-कहां पर चुनाव होंगे इसकी भी जानकारी देते हैं। कैमूर के कुदरा में, मुंगेर के तारापुर में चुनाव होने हैं, रोहतास के दावत और संझौली में वोटिंग, गया के बेलागंज, खीजरसराय में मतदान, नवादा के गोविंदपुर और औरंगाबाद में चुनाव होंगे, जहानाबाद के काको और जमुई के सिकंदरा, अरवल के सोनभद्र, वंशी, सूर्यपुर में चुनाव होंगे, बांका के धौरैया में पहले चरण का चुनाव कराया जाएगा और तारीख 24 सितंबर की होगी। बाढ़ग्रस्त जो मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त प्रखंड है उनमें सष्टम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी, उसका कोई हम लोगों के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो हम लोगों ने आपको सबों को पता है कि ईवीएम का हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। ईवीएम का मात्र कारण यह है कि आप सबों को पता है कि निर्वाचन में जब तक आप ईवीएम नहीं लगाएंगे आज के दौर में, जहां पे जितनी तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ईवीएम करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है, मतदान केंद्रों पे जो समस्या होती है, जिससे आप सबों अवगत हैं कि काफ़ी बार बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जातीय जनगणना पर पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश पटना लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है और जातीय जनगणना पर 2 बार बिहार विधानसभा और विधान परिषद से प्रस्ताव पास किया जा चुका है। हम लोगों ने पूरे बात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। तो ये सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीएम मोदी से विधानमंडल दल के मुलाकात पर खुशी जताई है। वहीं उन्होंने मुलाकात को लेकर कहा कि जातीय जनगणना पर पीएम ने सभी की बात सुनी और अंतिम फैसला उनको ही लेना है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पर उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से बेहतर करने की तैयारी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और जो बातें उन्होंने कही है वो आप मीडिया के मित्रों के साथ उन्होंने शेयर भी किया है। मंगल पांडे जी, 3000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा, यह बड़ी बात होगी। 2500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है और आगे आने वाले दिनों में एनएचएम और राज्य सरकार के द्वारा रेगुलर दोनों तरह से जो नियुक्ति होनी है उनकी संख्या अलग अलग करीब 18,000 10,500 एएनएम की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेगुलर एएनएम के रूप में होगी और एनएचएम के तहत भी 8,000 के करीब एएनएम की नियुक्ति होनी है। तो इस प्रकार से यह बड़ी नियुक्ति अगले कुछ महीनों के अंदर राज्य में जब होगी तो हमारे नर्सिंग की कैपेसिटी और बढ़ेगी। और जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार का। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जातीय गणना होने से ये पता लग जाएगा कि असली स्थिति हर समाज की क्या है, जिससे सभी की मदद की जा सकती है। जातीय गणना सिर्फ आरक्षण नहीं है। वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश को बेचने और देश की आत्मा पर लगातार हमला किया जा रहा है। 2011 में सेंसस हुए थे, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है कि फिर से गणना इसलिए होना चाहिए, देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना, जातीय आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं है। जातीय गणना
जातीय सेंसस से ये पता लग जाएगा कि क्या असली स्थिति है हर समाज का। तो आपको टारगेटेड रिलीफ मिलना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। कास्ट एंड कम्युनिटी सेंसस इसलिए ताकि अगर सरकार को डेटा ही नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो आप सोशल इंटरवेंशन कैसे करेंगे? तो जरूरी है, एकदम जरूरी है सर। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और रांची में आज झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा आरंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग में बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में परीक्षा तिथि तय करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बता दें कि रांची में आज झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा आरंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बैठक की जाएगी जेपीएससी के तहत। और यही वजह इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप रांची से जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। संदीप, क्या कुछ होगा इस बैठक में और कब से ये बैठक शुरू हो रही है? यह बैठक जेपीएससी कार्यालय में होना है और 11:30 बजे समय इसका रखा गया है, जिसमें जितने जिले हैं उनके नोडल पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित होंगे। और यह झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा आरंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की डेट के निर्धारण के लिए होना है यह बैठक, क्योंकि पहले यह बैठक संभवतः जो एग्जाम होने थे वह 12 सितंबर को संभावित थे, पर अब 2 डेट इसमें आ रही है सामने, एक 12 सितंबर और एक 19 सितंबर। तो इस बैठक में आज यह निर्णय लिया जाएगा कि जो जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट करानी है उस बैठक की तिथि क्या होगी, या तो 12 सितंबर होगी या फिर 19 सितंबर। इसी को लेके आज जिले के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जो नोडल पदाधिकारी हैं इस एग्जाम के, वे इस बैठक में शामिल होंगे। और आज कहीं ना कहीं 2 तारीखों में मुहर लगेगी कि आखिर जेपीएससी के द्वारा जो निर्धारित परीक्षा है वह 12 सितंबर या 19 सितंबर दोनों में से किस तारीख को होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तारीख निर्धारित कर दी जाएगी कि कब परीक्षा होनी है और इसी को लेकर जेपीएससी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मुलाकात में राज्य में बीजेपी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। और झारखंड कैबिनेट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 24 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दी गई है। झारखंड में खुला विश्वविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दे दी गई है। 7वें वेतन आयोग के संशोधन की अनुशंसा की गई। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता में वृद्धि की गई है। वहीं जुलाई 2021 से इसे प्रभाव में लाया जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत पोशाक आहार में संशोधन को स्वीकृति मिली है। अब 6 दिन बच्चों को अंडा दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत संशोधन को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में संशोधन किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी तरजीह दी गई है। रांची के हुंड्रू फॉल के आसपास 21 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी गई। वित्त विभाग से 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से झारखंड राज्य में दूरस्थ
माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा प्रदान की गई। ये तो ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव होता है। और संथाल परगना क्षेत्र के लिए देवघर एम्स ओपीडी शुरू होना किसी बड़ी खुशखबरी और सपने से कम नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि एम्स राज्य के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं गोड्डा सांसद ने बताया कि इस अवसर पर राज्य सरकार को घेरते हुए एम्स और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि इस एम्स में से क्षेत्र के लोगों का बहुत लाभ होगा। एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्षण ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के देवीपुर में बनी एम्स ओपीडी का मुख्य कार्य परामर्श देना है। डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मूलतः परामर्श ओपीडी है, जिसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा और न ही इमरजेंसी सेवा दी जाएगी। फिलहाल जो मरीज यहां आएंगे उन्हें परामर्शी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा वैसे मरीज जिन्हें दवाइयों से ठीक किया जा सकता है उनका उपचार किया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल जिन मरीजों का ऑपरेशन या भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें कहां से सर्जरी करानी है, इसको लेकर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अभी बढ़िया शुभकामना यही देते हैं कि बढ़िया से चले और जो कमी है अभी भी डॉक्टर और विभाग में कुछ कमियां हैं उसको दूर करते हुए और जिस तरह का दिल्ली का एम्स है, जैसे सुनने में जो आया है कि जैसे पटना में भी एम्स में, लेकिन वहाँ सुविधा उतना नहीं है। यहाँ सुविधा हो और हम लोग की तरफ से जो भी सहयोग राज्य सरकार की तरफ से एम्स को चाहिए हम लोग करने के लिए। एम्स ओपीडी का उद्घाटन हुआ और इसमें जो लाखों लोग जो इलाज के बिना डेथ हो जाती है उनको एक फ़ायदा होगा। और देखा होगा आपने, मैंने मन से भी कहा कि सभी लोगों के लिए एम्स जो है वो कोई राजनीति का विषय होगा, कोई स्वास्थ्य का विषय होगा। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल है कि मैंने 22 साल की अपनी छोटी बहन को जो है इलाज के बिना खोया है और मेरा एमपी बनने का जो मुख्य मकसद था कि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना, और आज मेरा सपना और मकसद सांसद होने का जो है। और मुंगेर में डीएम ने जमीन संबंधित दस्तावेज निकालने के एवज में मोटी रकम वसूलने वाली एक महिला सहित 3 स्टाफ और 2 दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़े गए 5 लोगों के पास से रिश्वत के हजारों रुपए और दस्तावेज बरामद किए गए। दरअसल जिले के रिकॉर्ड रूम में जमीन संबंधित कागजात के नकल निकालने के एवज में मोटी रकम लेने की शिकायत डीएम नवीन कुमार को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद डीएम ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अचानक दलबल के साथ पैदल ही रिकॉर्ड रूम पहुंचकर छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान बारी बारी से सभी स्टाफ की जांच की गई, जिसमें सभी लोगों के पास से कुल मिलाकर 50,000 से अधिक रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं इस कार्रवाई में एक महिला सहित 3 स्टाफ और 2 दलाल को पकड़ा गया है। और कटिहार में नदियों का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जिले के 8 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। लगभग 4 लाख की आबादी बाढ़ का दंश झेलने को विवश है। ऐसे में कई जगहों पर सरकारी मदद तो की जा रही, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। कुर्सेला प्रखंड के माल गोदाम कैंपस में बाढ़ पीड़ित विस्थापित शरण लिए हुए हैं। हालांकि इन लोगों को खाने पीने में खिचड़ी दी जा रही है, लेकिन इन विस्थापितों का कहना है कि दोनों टाइम खिचड़ी नहीं खाई जाती, इसलिए अब गैर सरकारी संस्थाएं लोगों के बीच सूखा राशन वितरित करने आती है तो लोग उसमें से लेने के लिए होड़ मचा लेते हैं। नहीं, हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिला अभी। हमको मिला नहीं, हमको चुकी पर नहीं दी। लोगों में बेचैनी है कि मैंने हमको लग नहीं रहा है कि लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से विशेष व्यवस्था है,
और काफ़ी लोगों में देख रहे हैं परेशानी, तो हम लोग अपने तरफ से जो है। कटिहार में सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज के समीप स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार पिता और पुत्री को गिरफ्तार किया, जिसके पास से शराब की कई बोतलें बरामद की गई। बताया जा रहा है कि मनिहारी निवासी पवन कुमार अपनी बेटी जयनीत कुमारी के साथ बाइक से शराब लेकर कटिहार आ रहा था। इसी दौरान शरीफगंज के समीप बाइक अनियंत्रित होकर भैंस से जा टकराई। और नवादा में बिहार पुलिस एसोसिएशन चुनाव के दौरान 2 गुटों में झड़प की स्थिति बन गई। चुनाव के पर्यवेक्षक बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन पटना शाखा के अध्यक्ष संदीप यादव पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया गया। अचानक हम बैरक की तरफ जा रहे थे, पीछे से आकर सूरज कुमार 640 सिपाही नंबर, बेगूसराय उनका घर है, पीछे से आकर अचानक बाइक पर पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व बलों के समक्ष हम लोगों ने एकदम निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराया। आपस में ये लोग। और नवादा में हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे ग्राम में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवजीवन इमरजेंसी ट्रॉमा हॉस्पिटल में शिव कुमार चौधरी की पत्नी लाछो देवी बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने गई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि मरीज को लेकर किसी दूसरे अस्पताल में जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच एक दलाल ने डॉक्टर विवेक कुमार के क्लिनिक में जाने की सलाह दी और एडमिट करा दिया। बिहार में बगहा में रामनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 के गोला बाजार के रहने वाले एक युवक ने अपनी बुआ से मंदिर में शादी कर ली। बताया जा रहा है कि 6 साल पहले युवक मामा के यहां शादी में गया था, जहां बुआ से उसकी मुलाकात हुई और उसी वक्त के बाद से दोनों के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। लेकिन जब बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो दोनों के परिवारों ने शादी की मंजूरी नहीं दी। पहली बार अपने मामा की शादी में गई थी, मेरे बड़े मामा के लड़के की शादी थी, उनमें ये भी आए हुए थे शादी में, जो ये मुझे बहुत अच्छे, मैंने इनको जब पहली बार देखा तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मेरी बहुत केयर और रिस्पेक्ट करते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस वजह से हम दोनों में प्रेम हो गया। हमने 5-6 साल तक लगभग फ़ोन पे बात किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।